विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्होंने अपना ज्ञान, परिश्रम और अनुशासन के बल पर भारत को आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ाया। इस पाठ का नाम है भारत रत्न विश्वेश्वरैया, जिसे प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी ने लिखा है। तो इस पाठ से हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि विश्वेश्वरैया के बारे में सीखने जा रहे हैं कि वो एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी थे। उन्होंने उनकी नॉलेज और उनकी हार्डवर्क और डिसिप्लिन से क्या क्या चीज़ों को दुनिया में आगे बढ़ाया बोल के, ठीक है। यह पाठ केवल इंजीनियर की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें एक ऐसे कर्मयोगी के जीवन से परिचित कराता है जिसने अपने कार्यों से देश का निर्माण किया है। यह कहानी में सिर्फ हम लोग इंजीनियर के कहानी नहीं जानने वाले हैं, इस पे हम लोग उनकी डेडिकेशन, हार्डवर्क के बारे में भी जानेंगे और कैसे उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, अच्छी सुविधाएं देकर, वो भी जानेंगे हम इस पाठ में। सर विश्वेश्वरैया का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करने की इच्छा हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो सर एम विश्वेश्वरैया क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क की हिम्मत और ताकत हो तो हम लोग चाहे कुछ भी तकलीफ आ जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, हम उस काम को कर ही राह लेते हैं। आइए हम इस प्रेरणादायक पाठ के माध्यम से उनके जीवन, संघर्ष और योगदान को समझने का प्रयास करें। उनका जीवन यह बताता है कि गरीबी मतलब पॉवर्टी और अभाव, लैक ऑफ रिसोर्सेस इंसान के रास्ते को रोड़ा नहीं होते, बल्कि उसकी मेहनत की कसौटी होते हैं। भारत में उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? जो कि है विश्वेश्वरैया के, क्योंकि उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन रखा है। इसलिए अभी हम लोग उनके बचपन के संघर्षों के बारे में जानते हैं। 15 सितंबर 1861 को मैसूर के एक छोटे से गांव में जन्मे विश्वेश्वरैया का परिवार बहुत गरीब था। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता का साया उठ गया था। तो विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1861 को। कहाँ हुआ था? मैसूर के एक छोटे से गांव में। और इनका परिवार बहुत गरीब था और जब ये छोटे थे तभी उनके पिता जी चल बसे, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की लगन इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी पढ़ाई करने की लगन थी कि उन्होंने कभी हार ही नहीं मानी। वे पैदल चलकर बेंगलोर पहुँचे और ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? पैदल चलकर वो कहाँ आए? बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया? ट्यूशन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स उन्होंने ली और उस ट्यूशन की फ़ीस जो भी उनको मिलती थी उससे उन्होंने उनकी पढ़ाई पूरी की। यह उनकी एकाग्रता और अनुशासन का परिणाम था, मतलब उनके कंसंट्रेशन और उनके डिसिप्लिन का परिणाम था कि वे हर परीक्षा में प्रथम आते थे। उनकी मेहनत से वो क्या आते थे? हर एक परीक्षा में वो टॉपर होते थे। पेशावर दक्षता और मानवीय बुद्धिमत्ता, इसके बाद उनके प्रोफेशनल एक्सेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। उनकी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी विशेषता, मतलब सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह थी कि वे समस्याओं और समाधान हमेशा मानवीय को ध्यान में रखकर करते थे। मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स हो और
उसकी सलूशन को वो ह्यूमन वेलफेयर के इंसान के बारे में ख्याल रख कर भी रखा कर सोचते थे। जब वे सिंध गए, उसके बाद जब वो सिंध गए तो उन्होंने वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की। वहाँ जब वो सिंध गए वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बनवाया कि जिससे हज़ारों लोगों को लाभ मिले। इससे क्या हुआ, हज़ारों लोगों को उसका लाभ मिला। पुणे में खड़कवासला बांध में उन्होंने ऑटोमेटिक गेट्स का आविष्कार किया। मतलब पुणे में उन्होंने क्या किया, खड़कवासला बांध में उन्होंने एक ऑटोमेटिक गेट का इन्वेंशन किया। उनकी इस टेक्निक की प्रशंसा इतनी हुई कि इसे पनामा नहर में भी अपनाया गया। उसके बाद उनके टेक्नोलॉजी की मतलब उनकी टेक्नोलॉजी की वाहवाही इतनी पूरी जगह फैल गई थी और उनको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही थी। उसके बाद उनका एक और पनामा कैनल भी उन्होंने अपनाया गया। वहाँ के एक जगह के लोगों ने उनको अपनाया और उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज का विकास करना था। लेकिन इन सब में उनका उद्देश्य, उनका मोटिव क्या था, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समाज का विकास भी करना था, मतलब सोशल डेवलपमेंट भी उनको करना था। इसके बाद वो मैसूर का कायाकल्प और जन कल्याण करने के लिए गए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और पब्लिक वेलफेयर के। जब वे मैसूर के दीवान एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्राइम मिनिस्टर बने, तब प्राइम मिनिस्टर नहीं, जब वो मैसूर के एडमिनिस्ट्रेटर बने तब उन्होंने राज्य का कायाकल्प मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। उन्होंने कृष्णराज सागर बांध मतलब कृष्णराज सागर डैम, KRS डैम आप लोगों ने सुना होगा ना, उसी को उन्होंने बनाया, जिससे सिंचाई और बिजली दोनों संभव हुए। इससे क्या हुआ, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। उन्होंने चंदन तेल मतलब सैंडलवुड, चंदन का तेल, सैंडलवुड ऑयल, साबुन दैट इज सोप इंडस्ट्री और लोहे के कारखाने स्थापित किए, जिससे रोजगार बढ़ा। उन्होंने क्या क्या बनाया, एक तो सैंडलवुड ऑयल बनाया, फिर सोप इंडस्ट्रीज बनाया और आयरन इंडस्ट्रीज भी बनाए। इससे क्या हुआ, जितने भी लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गया और बढ़ भी गया। उनका मानना था कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। उनका यह मानना था कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट की। ओके, इसलिए उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इसके बाद उन्होंने क्या बनाया, मैसूर यूनिवर्सिटी बनाई। इसके बाद नैतिक मूल्यों और चरित्र, इसके बाद इनके मॉरल वैल्यूज़ और कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। विश्वेश्वरैया के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह था कि उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। वे समय के बहुत पाबंद थे और एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। वे समय के बहुत पंक्चुअल थे और एक मिनट भी वो वेस्ट नहीं करते थे। 100 वर्ष की उम्र में भी वे सक्रिय और ऊर्जावान थे, मतलब उनकी उम्र 100 वर्ष की भी हो चुकी थी लेकिन वो तब भी एक्टिव और एनर्जेटिक थे। उनका मानना था कि भारत में आलस सबसे बड़ी समस्या है। उनका यह मानना था कि पूरे भारत में लेजीनेस ही सबसे बड़ी समस्या मतलब प्रॉब्लम है। वे कहते थे कि यदि हम आलस छोड़ दें तो देश महान बन सकता है। वह उनका कहना हमेशा यह था कि अगर हम सब लोग मिलकर आलस छोड़ दें तो हमारी देश क्या हो सकती है, एक महान देश बन सकता है। उन्हें भारत रत्न मिला, उसके बाद उनको एक भारत रत्न अवार्ड मिला, लेकिन वे हमेशा विनम्र बने रहे। लेकिन इस अवार्ड को मिलने के बावजूद भी वो हमेशा हम्बल रहते थे। इसके बाद इससे हमें यह सीख मिलती है कि इसके बाद 14 अप्रैल
1962 को 101 वर्ष की आयु में इस महान व्यक्ति का निधन हुआ। क्या हुआ? 101 वर्ष में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1962, जो कि है 14 अप्रैल 1962 में। और ये कितने वर्ष के थे? 101 वर्ष के थे। आज भी उनके द्वारा बनाए गए बांध मतलब डैम्स और कारखाने इंडस्ट्रीज उनकी प्रतिभा की जीवंत प्रणाम है। मतलब एक लिविंग एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है। उनके डैम्स अभी तक हैं, उनके इंडस्ट्रीज़ हैं और उन्होंने जो भी टैलेंट से बनाया सब कुछ अभी भी लाइव एग्जाम्पल है। तो विद्यार्थियों, हमें उनसे यह सीखना चाहिए कि सीमित साधनों मतलब लिमिटेड रिसोर्स ही के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर हमारे पास उतना नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास एक लक्ष्य है, एक उम्मीद है, एक ये है, मतलब एक हमेशा एक मोटिव रहना चाहिए। अगर कुछ भी हो जाए तो हम वो उस लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। ओके, मतलब एक गोल रहना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। ईमानदारी मतलब हॉनेस्टी और परिश्रम से हम अपना और समाज का भविष्य बदल सकते हैं। ईमानदारी, हॉनेस्टी से हम लोग क्या, हॉनेस्टी और हार्डवर्क से हम क्या कर सकते हैं? खुद का और पूरे समाज का फ्यूचर बदल सकते हैं। आइए हम सभी उनके कर्मयोग पर चलने की संकल्प करें। मतलब हम क्या करेंगे? उन्होंने जिस राह पे चले, जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने चला है, उसी राह पे चलने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। तो इसी से यह पाठ का संपन्न होती है।